Hello friends, welcome to Kashmir Civil Services Academy. My name is Roop Rahman and today we will be doing part second of modern history. ठीक है, तो पिछली बार हमने कुछ 15 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे मॉडर्न हिस्ट्री के, और इसके अलावा हमने लगभग जो है 45 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी भी डिस्कस किए हैं। तो वो सारे वीडियोस प्ले लिस्ट में मौजूद है, चैनल पे मौजूद है, तो आप उन्हें देख सकते हो। तो इन एमसीक्यू से आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो क्लियर होगा, आपका रिवीजन भी होगा और आपको मतलब अपनी एक्यूरेसी, अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता चलेगा। तो इसके अलावा ये जो हमारी एकेडमी का है ऑनलाइन इनिशिएटिव है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे इन वेरियस कोर्सेज लाइक जनरल स्टडीज, मैथ्स एंड अदर कोर्सेज एज वेल। बिसाइड्स दैट जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इट इज एन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो 2015 से काम कर रहा है एंड इट इज लोकेटेड इन अनंतनाग। ठीक है, नाउ these are the various online handles where you can reach us. Like, this is our Facebook page, this is our email, this is the website of KCSA where you can register, and then you can attend free mock tests, MCQs, etc. And this is the contact number where you can contact us if you need any sort of guidance or you need any sort of mentorship. You can get that. Now, what you will get at our academy is daily classes. Besides that, the courses will be structured, mock tests, and mentorship from the KS officers that will be provided in the academy. Now, today, let us begin our session. First of all, this is something about myself. You can read it here. I have done BSc and Masters from Sukast Kashmir. Besides that, qualified KS prelims of 21, and I have also qualified written test of JKPSI. I was having 103 marks in first attempt and 94 in the second. So today, first question. The Atmiya Sabha was founded in 1814 by, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया है दैट इज अबाउट द आत्मीय सभा। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे आत्मीय सभा जो है 1814 में किसने फाउंड की, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आत्मीय सभा को देखें, हमें सबको पता होगा कि मतलब राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्मो समाज बनाया था, क्योंकि ये मतलब अक्सर जो है बुक्स में मेंशन है, 8th से आप पढ़ते आए होंगे। बट ये जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आत्मीय सभा का, ठीक है। देखिए, तो आत्मीय सभा जो है, पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, आत्मीय सभा जो है इसको फाउंड किया था किसने? राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने 1814 में, ठीक है। नाउ इसका जो मतलब है, लिटरल मीनिंग, दैट मीन्स सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर हम बात करें अब यहाँ पे थोड़ी बहुत हिस्ट्री की, हमें पता है कि जो हमारे पास 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स, ठीक है, 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट जिन्हें हम कहते हैं, तो एक अवेकनिंग हुई इंडिया में आफ्टर, जब मतलब ब्रिटिश ने जब यहाँ पे कॉन्कर किया, उसके बाद मतलब एजुके माँ से जो है वो उनको एजुकेशन मिली, तो वो उनको एक एनलाइटनमेंट हुई, ठीक है। तो उनको पता चला कि मतलब क्या क्या कमियां है हम में, ठीक है। तो इस तरह जो है इंडियन सोसाइटी में कई सारे इल्स थे, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ वुमेन, एजुकेशन ऑफ वुमेन, या जनरल हम मासेस की एजुकेशन की बात करें, कास्ट सिस्टम प्रेवेलेंट था, ठीक है। तो ये कुछ सोशल इल्स थे जिनके रिलेटेड ये 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स उठे थे। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जिनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर आप देखोगे ब्रह्मो समाज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ब्रह्मो समाज, तो इसको बनाया था राजा राम मोहन रॉय ने 1828। तो उसके बाद हमें इसके कुछ आइडियल्स भी देखने होते हैं, जैसे इसके आइडियल्स थे मोनोथीज्म, ठीक है, मोनोथीज्म मतलब ओनली वन गॉड। देन सिमिलरली आप देखोगे इसको प्रोहिबिशन ऑफ आइडल वर्शिप, प्रोहिबिशन ऑफ आइडल वर्शिप, ठीक है। तो इसी तरह जो है राजा राम मोहन राय ने कुछ और काम भी किए थे, जैसे आपको पता होगा हम उसको बोल सकते हैं दिस वेदांत कॉलेज इसने फॉर्म किया था, ठीक है, इन कोलकाता, वेदांत कॉलेज। इसी तरह जो लॉर्ड डेफेरिन ने है, उसको इसने सपोर्ट किया था इन एस्टेब्लिशिंग दैट हिंदू कॉलेज आल्सो, ठीक है। तो ये था अबाउट राजा राम मोहन रॉय। तो इस ब्रह्मो समाज से आपको फिर पता होगा कि इसके साथ जुड़ गए फिर केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वाज एसोसिएटेड विद ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो हमें इन्हीं मतलब ब्रह्मो समाज को थोड़ा ब्रॉडली देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ और रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने
एक तो कहा कि हमें ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो दूसरा आपको इंपॉर्टेंट पता होगा यहाँ पे, जो अक्सर आप सुनते आए होंगे, दैट इज आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज, तो इसको फॉर्म किया था किसने? दयानंद सरस्वती ने। तो दूसरा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, उसके साथ रिलेटेड है कौन? आर्य समाज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पहले में तो राजा राम मोहन राय, आंसर जो सही है इसका दैट इज राजा राम मोहन रॉय। नाउ स्वामी दयानंद सरस्वती ने फॉर्म किया था आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जैसे एजुकेशन, ठीक है। स्वामी विवेकानंदा, तो इसने आपको पता होगा रामाकृष्ण मिशन, ठीक है। रामाकृष्ण मिशन 1897 में फॉर्म किया था, ठीक है। इसी तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप अगर आप देखोगे इसका बहुत सारा रोल है एजुकेशन में। और अगर आप देखोगे जो विडो रिमैरिज एक्ट 1856 था, ठीक है, 1856, वो भी इसी के एफर्ट से लाया गया था। मतलब विडोज को हक है कि वो भी शादी कर सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए हमें ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है और बताना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है, द वेदांत कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। द हिंदू कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय डेविड हैरी, ठीक है। देखिए ये जो वेदांत कॉलेज था इसको एस्टेब्लिश किया था किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसको जो बंगाल में है उस टाइम एस्टेब्लिश किया था किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। और इस वेदांत कॉलेज में जो है नॉलेज दी गई अबाउट दिस फिलोसफी, ठीक है। मतलब इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे इन फिलोसफी, ठीक है, इस तरह साइंस में, ठीक है। तो इस तरह मतलब आप मानो कि एक अवेकनिंग हो, उसके लिए इसने वेदांत कॉलेज बनाया। तो राजा राम मोहन रॉय ने ही सपोर्ट किया किसको? डेविड हैरी को। और डेविड हैरी ने फॉर्म किया था कौन? हिंदू कॉलेज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी हिंदू कॉलेज में, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, मतलब कभी हिंदू कॉलेज आ गया लेकिन आपको लगेगा शायद कोई मतलब इंडियन ही होगा जिसने बनाया होगा, बट इट वाज एक्चुअली डेविड हैरी जिसने इस हिंदू कॉलेज को बनाया था। और इसमें इसको सपोर्ट किया था किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। सो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, ठीक है। तो सी पार्ट दोनों करेक्ट है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए the Parliament of Religions 1893 was held in which place and which Indian personality participated in it, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स है 1893 की कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ पे किस जगह हो गई थी और कौन सी इंडियन पर्सनैलिटी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई कीजिए और कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और पूरा डिस्कशन देख लीजिए ताकि जो आपका मतलब ये हिस्ट्री है यहीं पे मतलब काफी ज्यादा पोर्शन यहाँ डिस्कशन से भी कवर हो, ठीक है। तो उसके बाद जो है देखिए पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स 1893, ठीक है। ये जो है ये हेल्ड की गई थी ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? शिकागो। शिकागो में। और इसमें पार्टिसिपेट किया था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती, सॉरी स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद। नाउ ये जो ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स थे तो इसमें स्वामी विवेकानंदा ने पार्टिसिपेट किया और वहां पे उसने एक जो मतलब मैसेज दिया ये कि दैट हेल्दी बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म, ठीक है। हेल्दी बैलेंस बोल सकते हैं हम कि मतलब राजा राम जिस विवेकानंदा की फिलॉसफी जो थी वो ये थी कि मतलब हमें एक बैलेंस रखना है बिटवीन द मटेरियल परसेट्स एंड द जो हमारे पास जिस स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, उसका बैलेंस जो है वो लाइफ में जरूरी है, ठीक है। तो दूसरा आप देखोगे जो विवेकानंद से रिलेटेड हमने अभी भी डिस्कस किया कि इसने फाउंड किया था कौन? रामाकृष्ण मिशन, ठीक है, रामाकृष्ण मिशन। अब ये रामाकृष्ण मिशन क्या था? देखिए रामाकृष्ण मिशन जो था एक प्रीस्ट था इन दैट इन बंगाल। तो वो करता था अपनी जो प्रीचिंग्स थी इन द फॉर्म ऑफ मेटाफर्स, या हम बोल सकते हैं वो पढ़ा लिखा नहीं था और इन द फॉर्म ऑफ मेटाफर्स वो या जुबानी वो कुछ उसकी टीचिंग्स जो थी वो फेमस थी, ठीक है। तो उसके बाद वही प्रीस्ट जो है वो सेंट था रामाकृष्ण, उसकी फिलॉसफी थी, उसके दो आइडियल्स थे। रामाकृष्ण जो था वो एक प्रीस्ट था तो उसके दो आइडियल्स थी। एक आइडियल्स था मतलब आप मानो रेन्यूंसिएशन ऑफ लाइफ। रेन्यूंसिएशन ऑफ लाइफ मतलब ये वो मॉकहुड जो है, मॉक बनना और मतलब लाइफ को छोड़ना या एस्थेटिक जिससे हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव था उसमें चैरिटेबल वर्क, ठीक है, चैरिटेबल वर्क।
तो राजा राम दिस स्वामी विवेकानंद ने जो ऑब्जेक्टिव उठाया दैट वाज दिस सेकंड वन, चैरिटेबल वर्क, ठीक है। या इस फिलोसफी पे उसने रामाकृष्ण मिशन बनाया, जिस स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। तो रेन्यूसेशन ऑफ लाइफ वो ऑब्जेक्टिव उसने नहीं लिया था अपने मिशन में, ठीक है। नो, सेकंड थिंग इज हियर दैट अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस दयानंद सरस्वती का जो रामकृष्ण मिशन था, देखिए हमने ब्रह्मो समाज में बोला कि वो आइडल वर्शिप को प्रोहिबिट करता था, लेकिन रामकृष्ण मिशन जो है ये आइडल वर्शिप को प्रोहिबिट नहीं करता था, बल्कि ये आइडल वर्शिप मानता था, ठीक है। तो आइडल वर्शिप इसमें परमिटेड थी, ठीक है। तो कभी कभार क्वेश्चन आता है कि मतलब ज्यादातर ये केस में पूछा जाता है कि किस में आइडल वर्शिप थी, किस में नहीं थी, या किसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। नो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज एसोसिएटेड विद द बेथुनी स्कूल अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आप देखोगे यूपीएससी जो 2021 का था, ठीक है, 2021 यूपीएससी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये जो है बेथुनी स्कूल, इसके साथ कौन एसोसिएटेड है, ठीक है। तो बेथुनी स्कूल के साथ एसोसिएटेड था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो विद्यासागर का पता होगा, ये जो बेथुनी स्कूल था इसको बनाया था जेईडी बेथुनी, उसका नाम था, उसने इसको कलकत्ता में बनाया था, ठीक है, जेईडी बेथुनी ने। तो इसके जो ये सेक्रेटरी थे वो बन गए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और विद्यासागर के एफर्ट से ही हमें पता चला किसका, दिस विद्यासागर के एफर्ट से ही जो विडो रिमैरिज एक्ट, विडो रिमैरिज एक्ट 1856 वो इनेक्ट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे और एक पर्सनैलिटी है केशव चंद्र सिंह। केशव चंद्र सिंह जो थे ये रिलेटेड थे, यहाँ ये एसोसिएट थे किसके साथ, ब्रह्मो समाज के साथ, ठीक है। तो जब भी आप हिस्ट्री का या पॉलिटी का कोई भी एमसीक्यू सीरीज कर रहे हो तो थोड़ा सा ऑप्शंस को भी देख लीजिए, जहाँ पे वो पर्सनैलिटीज वहां पे है, शॉर्टली ब्रीफली उनको देख लीजिए, क्योंकि उसे जो है काफी ज्यादा रिवाइज वहीं पे हो जाता है, ठीक है। ब्रह्मो समाज के साथ रिलेटेड थे केशव चंद्र सिंह। और ये वहां के क्या थे, आचार्य, आचार्य या हम बोल सकते हैं दैट हिंदू गुरु, हिंदू रिलीजियस टीचर, आचार्य थे ये ब्रह्मो समाज के, ठीक है। तो मे भी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि केशव चंद्र सिंह वॉज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इट वॉज ब्रह्मो समाज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन है और ये कहा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है कांग्रेस के बारे में। एओ ह्यूम गेव द फाइनल शेप टू द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज प्रेसिडेड बाय दादाभाई नौरोजी। फर्स्ट सेशन हेल्ड इन बॉम्बे एट गोकुलदास तेजपाल कॉलेज। करमबिनी गंगुली वॉज द फर्स्ट वुमन टू एड्रेस द कांग्रेस सेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये जो एओ ह्यूम थे ही वॉज ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। तो ये ब्रिटेन का एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, और इसी की एफर्ट से इसने जो है फाइनल शेप दी थी किसको, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस को, कब, 1885 में कांग्रेस बना, ठीक है, कांग्रेस बना। तो कांग्रेस बनने के बाद जो है इसका पहला सेशन कब हुआ, वो हुआ इन 1880 दिसंबर 1885। तो दिसंबर 1885 में इसका पहला सेशन होता है किसका, कांग्रेस पार्टी का। तो उसके बाद जो है ये किसने प्रिजाइड किया, तो इस सेशन के प्रेसिडेंट थे कौन, जिस दादाभाई नारोजी नहीं थे, इट वाज उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी। तो ये जो है इन्होंने प्रिजाइड किया था ओवर द दिस फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस। तो उसके बाद जो था ये सेशन कहाँ पे हो गया, ये हो गया बॉम्बे में, इन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला सेशन हुआ था किसका, कांग्रेस का। और उसके बाद कदम्बिनी गंगुली पहली वुमेन थी जिसने एड्रेस किया था कांग्रेस सेशन को, कब, 1891 में, पहले सेशन में नहीं बल्कि 1891 में एड्रेस किया था। लेकिन ये यहाँ पे याद रखना है आपको, कदम्बिनी गंगुली फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज एक्चुअली अनाई बेसेंट, ठीक है। लेकिन कदम्बिनी गंगुली फर्स्ट वुमेन थी जिसने एड्रेस किया था। तो कभी ये टर्म्स जैसे प्रेसिडेंट, एड्रेस, ठीक है, इन पे क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें आपको काफी जो है दैट आपको इनको काफी सीरियसली लेना पड़ता है, इन टर्म्स को सीखना होता है। और ये सब आता है विद द रिविजन एंड विद द कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ द एमसीक्यूज, ठीक है। अदरवाइज देखिए ये जो जीएस है इट इज वेरी वास्ट, अगर आपने इसको कहीं सारे सोर्सेज से पढ़ा यू विल लूज, ठीक है। सो बेटर इज टू कीप द सोर्सेज लिमिटेड, जैसे मैंने आपको पहली बार भी बोला कि आप इसमें पहले खाली एनसीईआरटीज पढ़िए। बहुत सारे आएंगे कि नहीं एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन एनसीईआरटीज आर मस्ट,
वेरी वेरी मस्ट। और उसके बाद अगर आप जेकेपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई एडवांस बुक पढ़ सकते हैं आप, जैसे स्पेक्ट्रम आती है हिस्ट्री के लिए, ठीक है, स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री। लेकिन अब ये काफी बड़ी बुक है। देखिए अगर आप एसएसबी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको इसको शॉर्टली, मतलब यही फ्रीडम स्ट्रगल बाकी वो सब पढ़ना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी प्लस एडवांस्ड मटेरियल एंड देन गो टू द एमसीक्यूज, लॉट ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। बस ये जीएस में आपको, आई गारंटी यू दैट यू विल इन एवरी एग्जाम, अगर आपकी ये स्ट्रेटजी रहती है एनसीईआरटी एडवांस्ड बुक्स और उसके बाद एमसीक्यूज, आप कभी 28 से कम जीएस में नहीं करोगे, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है इसमें अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट कौन है, दूसरी वाली नहीं है, क्योंकि इसको दादा भाई नारोजी ने पहला सेशन जो है वो प्रिजाइड नहीं किया था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड काफी फैक्ट्स आते हैं, जैसे फर्स्ट मुस्लिम टू एड्रेस द टू प्रिजाइड द कांग्रेस सेशन, तो वो थे बदरुद्दीन तय्यब जी, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज ओनली द ग्रुप ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आई, जो बात है वो है मॉडरेट्स की और एक्सट्रीमिस्ट्स की, ठीक है। देखिए हमें पता है जो इनिशियली कांग्रेस बना, कब बना, दिसंबर 1885 में इसका पहला सेशन होता है। तो तब जो इसमें डोमिनेंस थी वो थी डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट कौन आइडियोलॉजी थी, या जो पर्सनैलिटीज कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ठीक है। तो डोमिनेंस किन की थी, डोमिनेंस थी उनको हम बोलते हैं मॉडरेट्स की, किनकी, तो मॉडरेट्स की डोमिनेंस थी पहले। और इन मॉडरेटर्स के मेथड्स क्या थे, देखिए ये उस पे वायलेंस जो है या बाकी जो है, मतलब डायरेक्टली कॉन्फ्रंट करना ब्रिटिश को, या डायरेक्ट एक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लेना, वो इनका मतलब एजेंडा नहीं था। तो इनका एजेंडा था यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स में हमें आता है प्रेयर एंड पिटीशन, ठीक है। तो प्रेयर पिटीशन जो हम बोलते हैं, मतलब थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल हम गवर्नमेंट से काफी सारे कंसेशंस ले ली, या इनका जो एटीट्यूड था हम बोल सकते हैं दैट दे वर लिबरल, दे वर वेरी मच लिबरल। लिबरल मतलब इनकी आइडिया, ये ब्रिटिश के खिलाफ हेटरेट प्रोपेगेट नहीं कर रहे थे, बल्कि ये बोल रहे थे कि अगर हम ब्रिटिश को समझाए कि हमारी ये डिमांड्स है तो ब्रिटिश हमारी डिमांड्स को फुलफिल कर सकता है। बट इनका ये था कि हमें मासेस को अवेकन करना है और साथ ही साथ हमें ब्रिटिश को समझाना है कि कौन कौन सी डिमांड्स हमारी है। तो पहले पहले जो इनकी डिमांड्स इंपॉर्टेंट रही वो थी ये कि मतलब इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो आपको पता होगा काउंसिल्स थे ब्रिटिश के, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनमें मतलब इंडियंस की जो पार्टिसिपेशन थी वो बहुत कम थी, ठीक है। तो उसमें जैसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में खाली, अगर हम देखेंगे 1861 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था, तो उसके बाद 1892 तक खाली 45 मेंबर्स इसमें इंडिया के रहे थे। तो उसमें जैसे इंपॉर्टेंट सर सईद अहमद खान, या उसके बाद जो अगर आप देखोगे तो कुछ डिमांड्स जो है ब्रिटिश ने थोड़ी बहुत डिमांड्स इनकी एक्सेप्ट कर ली, बट ओवरऑल जो इनका फिर 1905 में अगर हम देखें, 1905 1905 तक मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी चल रही थी, लेकिन उसके बाद ये वीक हो गई, ठीक है। उसके बाद डोमिनेट किया किसने, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये जो, अब कौन सी पर्सनैलिटीज इसमें एसोसिएटेड थे मॉडरेट्स के साथ, तो कुछ पर्सनैलिटीज देख लेते हैं जो मॉडरेट्स के साथ एसोसिएटेड थे और जो एक्सट्रीमिस्ट्स के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मॉडरेटर्स के साथ एसोसिएटेड थे दादा भाई नारोजी, ठीक है, बदरुद्दीन तोयब जी, ठीक है, इसी तरह फिरोज शाह मेहता, डीई बच्चा, दीन शाह बच्चा, ठीक है, तो पी मेहता बोल सकते हैं, और दीन शाह बच्चा। तो इसी तरह अगर हम उसके बाद देखें मॉडरेट्स के बाद हमारे पास आता है एक्सट्रीमिस्ट्स का फेज, तो इसमें कौन कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, तो इसी तरह इसमें थे दूसरे दिस लाला लजपत राय, या इसी तरह इसमें थे औरोबिंदो घोष, ठीक है। तो इनका जो एक्सट्रीमिस्ट्स का प्रोग्राम था वो मॉडरेट की तरह नहीं था, मतलब इनका थोड़ा था कि हेट्रेड टुवर्ड्स द ब्रिटिश, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स जिन्हें हम बोलते हैं, कि खाली वो प्रेयर पिटीशन नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तीसरा फेज, देखिए पहले तो मॉडरेट्स थे, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट, तो उसके बाद और एक फेज हमारा 1907 से लगभग 17 तक चला, वो हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरीज का फेज, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरीज के दो फेजेस है, एक तो रेवोल्यूशनरीज में जैसे आपको पता होगा जैसे सचिन सिन्याल,
सचिन सन्याल, ठीक है। इसी तरह अजीत सिंह, ठीक है। इस तरह यहाँ हम बोल सकते हैं लाला हरदयाल, वो भी एक पर्सनैलिटी थे जो रेवोल्यूशनरीज के एसोसिएटेड थे। और रेवोल्यूशनरी जो थे ये काफी वायलेंट थे, तो मतलब ये इस पे बिलीव करते थे, जैसे डेकोटीज या मतलब असैसिनेशन ऑफ द ऑफिशियल्स, जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स है उनको असैसिनेट करना, ठीक है। तो आप बोल सकते हो तो मतलब दे वर यूजिंग द आर्म्स, तो ये थे मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स और रेवोल्यूशनरीज। तो जो आंसर अब होगा वी विल सी। देखिए दूसरे, पहले में है दादा भाई नारोजी, दीन शाह बच्चा, फिरोज शाह मेहता, तो तीनों है बिल्कुल ठीक है। दूसरे में बाल गंगाधर तिलक है, दादा भाई नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता है, ये दो है मॉडरेट्स, लेकिन बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे। लाला लाजपत राय, गंगाधर तिलक एंड औरबिंदो घोष तीनों एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। तो हरदयाल, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, तो रास बिहारी घोष, लाला हरदयाल रेवोल्यूशनरीज थे और दादा भाई नौरोजी मॉडरेट थे। मॉडरेट, रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी, ठीक है। तो ये वाला हमारा गलत है, सो आंसर इज ए पार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्टीशन ऑफ बंगाल गेव राइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात आई है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, अब ब्रिटिश ने, आपको पता होगा मतलब जो नरू सेंटर थी मतलब यहाँ इंडिया में नेशनल मूवमेंट की, वो कौन था? दैट वाज बंगाल। तो बंगाल जो था इट वाज द नर्व सेंटर ऑफ दिस नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो बंगाल में अगर हम देखें, बंगाल अब नर्व सेंटर था क्योंकि वहां पे काफी सारे मतलब ये एक्टिविस्ट मौजूद थे, ठीक है। और काफी ज्यादा जो थी एक्टिविटीज वहां पे की जा रही थी टुवर्ड्स दैट, टुवर्ड्स द फ्रीडम, ठीक है, या टुवर्ड्स, हम बोल सकते हैं कि बंगाल वाज स्ट्रेंथनिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो फाइनली जो ब्रिटिश ने डिसाइड किया 1903 में, इन्होंने कहा 1903 कि हम बंगाल को पार्टीशन करेंगे, मतलब हम बंगाल को डिवाइड करेंगे। और डिवाइड, इन्होंने उस टाइम रीजन बोला कि बंगाल की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, लगभग 78 मिलियन, ठीक है। तो इस पॉपुलेशन को मैनेज करना मुश्किल है, इसीलिए हमें बंगाल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ग्राउंड्स जो बन गए डिवीजन के, वो तो बन गए, एक तो लैंग्वेज, और बन गया दूसरा रिलीजन, ठीक है। लैंग्वेज और रिलीजन बन गई ग्राउंड्स। तो मतलब जो वेस्ट बंगाल था वहां पे हिंदू मेजोरिटी, और जो ईस्ट बंगाल था वहां दिस मुस्लिम मेजोरिटी, ठीक है। तो उसके बाद जो फाइनली जो ये दिस पार्टीशन फोर्स में आया, वो कब आया? दैट केम इनटू फोर्स इन 1905 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1905 में ये फाइनली फोर्स में आया। कौन? मतलब ये एक्ट फोर्स इंप्लीमेंट हुआ दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो उसके बाद जो है इस पे काफी जो है एक मूवमेंट चला, दैट इज कॉल्ड स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, ठीक है। बाइकॉट मूवमेंट, तो स्वदेशी ये कि मतलब हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जो हमारा देश है उसी से प्रोड्यूस करेंगे। और बाइकॉट मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल थे, जो भी ऑफिस थे ब्रिटिश के, उनको हम बाइकआउट करेंगे। उनको जैसे स्कूल थे, हॉस्पिटल्स थे, ठीक है, उनको हम बाइकआउट करेंगे। सो दिस वाज अबाउट दिस। तो हमें पता है कि जो स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट है, इट इज रिलेटेड टू नाउ व्हाट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो और एक बात, पार्टीशन ऑफ बंगाल में जब ये लाया गया था, तो इसको लाया था किसने? कर्जन ने, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, तो यंगेस्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो उसके बाद उसको खत्म भी किया गया 1911 में, हम बोलते हैं उसको एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन। तो तब कौन थे वाइसरॉय? दैट वाज हार्डिंज, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसके बारे में क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इट इज, फर्स्ट इज साउथ एशिया नॉन कॉपरेशन। देखिए साउथ एशिया ठीक है, लेकिन नॉन कॉपरेशन गलत है। खिलाफत नॉन कॉपरेशन नहीं है। तो साउथ एशिया बाइकॉट मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट ये लास्ट में चला था, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल तो पहले ही हुआ था, ठीक है। गांधी के रोल से पहले ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है। सो नाउ उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है दैट द एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन वाज डन इन विच ईयर एंड अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप, ठीक है। तो एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन मतलब जब इस पार्टीशन को फिर खत्म किया गया, ठीक है। तो तब थे गवर्नर कौन? देखिए लॉर्ड हॉर्डिंज थे। कब? 1911 में इसको फिर एन्यूल किया गया था, मतलब इस पार्टीशन को फिर खत्म किया गया। तो इसमें जो है देखिए, जो पहले पार्टीशन हुआ था किसके टाइम हुआ था? कर्जन के टाइम। तो उसके बाद एन्यूल किसने किया? लॉर्ड हार्डिंज 1911 में। और इसके साथ कौन मूवमेंट रिलेटेड था? साउथ एशियन बाइकॉट मूवमेंट, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, इसमें और एक क्वेश्चन कभी बन सकता है पार्टीशन ऑफ
बंगाल में जो ग्राउंड मैंने आपको बोले जैसे रिलीजन लैंग्वेज उसकी बेसिस पे पार्टीशन किया गया था, ठीक है। लेकिन रियल मोटिव ये था कि हम बंगाल को वीक कर दें, क्योंकि इट वाज द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सूरत स्प्लिट। ठीक है, तो सूरत स्प्लिट आपको पता होगा। देखिए, अब क्या था पार्टीशन ऑफ बंगाल, यहाँ पे आप थोड़ा सा याद रखें। पहले जो कांग्रेस थी, बनी थी कब? 1985, ठीक है। तो उसके बाद पहले जो डोमिनेंट कौन थे कांग्रेस में? डोमिनेंट थे मॉडरेट्स, ठीक है। जैसे दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। इसी तरह दीन शाह बच्चा या बदरुद्दीन तय्यब जी। तो डोमिनेंट थे मॉडरेट्स कब तक? 1905 तक। लेकिन 1905 के बाद हमें पता है जो यही साउथ एशियन बाइकआउट मूवमेंट चला, कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसके खिलाफ चला साउथ एशियन बाइकआउट मूवमेंट। तो जो मॉडरेट्स थे और यहाँ से हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट्स थे। तो एक्सट्रीमिस्ट्स में जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो मॉडरेट्स में जैसे मैंने आपको बोला दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता। तो मॉडरेटर चाहते थे जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसकी जो ये स्ट्रगल है ये रहे विद इन द बंगाल, ठीक है। ये विद इन द बंगाल रहे, मतलब बंगाल से बाहर इस स्ट्रगल को ना लिया जाए। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे जो ये स्ट्रगल है ये बंगाल के बाहर भी हो, ठीक है। उसमें आपको मैं बात एक बताता हूँ। जैसे दिल्ली में, पंजाब में मूवमेंट ये चली थी, मतलब एक्सट्रीमिस्ट्स ने इसको पंजाब में भी इस मूवमेंट को चलाया था, साउथ एशियन बाइकआउट मूवमेंट, ठीक है। तो मॉडरेटर चाहते थे बाइकआउट मूवमेंट, साउथ एशियन मूवमेंट सिर्फ बंगाल में रहे, और एक्सट्रीमिस्ट उसको इंडिया के बाहर भी ले जाना चाहती थी। तो पंजाब में उसको हेड किया था लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इसी तरह जो मॉडरेट्स है, दूसरी बात ये थी कि ये बिलीव करते थे इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स की हम मतलब गवर्नमेंट से बात करेंगे, गवर्नमेंट को बोलेंगे, डिबेट करेंगे, लाइक दोज मीटिंग्स एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट्स ने ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, इनका दूसरा था कि उसको हम बोलते हैं पैसिव रेजिस्टेंस। एक तो होता है पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब यही स्ट्राइकर्स, हड़ताल, ठीक है, बाइकआउट करना। तो मॉडरेट्स उस पैसिव रेजिस्टेंस को नहीं मानती थी। तो मतलब इस ज्यूरिंग दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल, ज्यूरिंग दिस साउथ एशियन बाइकआउट मूवमेंट, इनमें काफी डिफरेंसेस बढ़ गई। तो उन डिफरेंसेस की वजह से जो है 1907 में क्या हुआ, इनका स्प्लिट होता है। मतलब एक्सट्रीमिस्ट्स ने, मतलब एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेटर्स अलग अलग हो गए। अब एक्सट्रीमिस्ट्स कांग्रेस में नहीं रहे, मतलब मॉडरेटर्स ही कांग्रेस में रहे। लेकिन ज्यादा डोमिनेंस अब रही एक्सट्रीमिस्ट्स की, क्योंकि इनका फिर सोशल बेस जो है काफी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो 1907 में आपको पता होगा फिर दिस सूरत सुप्लिट उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसका सूरत सुप्लिट का मतलब क्या था? देखिए, कांग्रेस का सेशन होता है, ठीक है। देखिए, अब ये सूरत सुप्रीट को थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखिए, कांग्रेस सेशन, तो कांग्रेस सेशन में रूल था कि अगर कोई भी लीडर है, अगर मतलब उसके मानो उसकी उसके प्रोविंस में, उसके स्टेट में कांग्रेस का सेशन हो रहा है, तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। इसीलिए ये जो मॉडरेटर्स थे ये चाहते थे कि मतलब ये सेशन जो है ये हो सूरत में, क्योंकि सूरत किसका होम टाउन था? वो था होम टाउन ऑफ गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो ये नहीं चाहते, ये चाहते थे कि अगर सूरत में ये सेशन हो जाए तो ये जो बाल गंगाधर तिलक है ही विल नॉट, वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे कांग्रेस सेशन की। क्योंकि ये फिर मतलब उसमें शायद ये कुछ मेजर्स पास करते जैसी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, या इनके मतलब मॉडरेटर्स उन मेजर्स के साथ नहीं थे, जैसे यही पैसिव रेजिस्टेंस, बंगाल से बाहर ले जाना मूवमेंट को, ठीक है। तो इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि मतलब ये सेशन, कांग्रेस चाहती थी ये सेशन सूरत में हो। और दूसरा अगर हम देखें, जो ये थे एक्सट्रीमिस्ट्स, वो चाहते थे कि ये जो ये सूरत सेशन हो ये कहाँ पे हो? ये हो नागपुर में, ठीक है, नागपुर में। और इसको जो प्रिजाइड करे, या तो करे लाला लाजपत राय, या फिर करे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये डिमांड ये चाहते थे कौन? एक्सट्रीमिस्ट्स, कि नागपुर में हो और लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक प्रिजाइड। और फाइनली ये जो थे दिस और सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा चार्जिंग का प्रॉब्लम हुआ था। आई होप यू विल नॉट माइंड। तो जो
दिस एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे अब कि सेशन जो है इन नागपुर हो, ठीक है। तो फाइनली जो है दोनों ने रिजिड पोजिशन ली, मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। मतलब ना ही मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट्स का माना और ना ही एक्सट्रीमिस्ट्स ने मॉडरेट्स का माना। तो इनके बीच जो है फिर 1907 में सुप्लिट हुआ, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूरत सुप्लिट। तो ये क्वेश्चन एक बार एसएसबी में पूछा गया था कि ये सूरत सुप्लिट कब हुआ था, ठीक है। तो कभी आ सकता है कि मॉडरेट्स कहाँ चाहते थे सेशन होना, ये चाहते थे सूरत में, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नागपुर में हो। ये क्यों चाहते थे सूरत में मॉडरेट्स, क्यों, इसलिए कि मतलब फिर जो उस प्रोविंस का लीडर है वो प्रिजाइड नहीं कर सकता था, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, अब यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा देख सकते हैं। It took consider the following statements about Surat split. It took place in 1907. Extremists wanted the Congress session to be held in Nagpur. The moderators wanted Bal Gangadhar Tilak to preside the session. तो देखिए, अब यहाँ पे जो है मॉडरेटर्स नहीं चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो सेशन को प्रिजाइड करे, तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि कांग्रेस सेशन नागपुर में हो, और ये 1907 में हुआ। तो अगर हम देखेंगे 1 एंड 2 इसमें दोनों करेक्ट है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में दो स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें बोलना है कि कौन करेक्ट है, ठीक है। नाउ इट ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स फर्स्ट टाइम, ठीक है। नंबर सेकंड, द इलेक्शंस टू द काउंसिल्स वाज बेस्ड ऑन क्लास एंड कम्युनिटी, ठीक है, क्लास और कम्युनिटी पे इलेक्शन बेस्ड था। देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है जो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स थे ये आए थे कब, 1909 में। तो इसमें जो है मॉर्ली वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मिंटो वॉज दिस गवर्नर वाइस रॉय, ठीक है। तो मॉर्ली से ये जो लॉर्ड मिंटो है इसको मिली इसको मिले कौन, एक उसको बोलते हैं सिमला डेप्यूटेशन, ठीक है, सिमला डेप्यूटेशन। तो उसको लेड किया था किसने, आगा खान ने, आगा खान ने। तो ये मुस्लिम्स थे, सिमला डेप्यूटेशन। तो यही बाद में जो है मुस्लिम लीग में भी इसमें एंटर कर गई। तो इनका ये था कि मतलब जो मुस्लिम्स है उनको अलग से इलेक्टोरेट्स दिए जाए, मतलब जो मुस्लिम इलेक्टोर्स है वो खाली मुस्लिम्स को इलेक्ट करें, ठीक है। तो इसी तरह फिर जो है मॉर्ली से ये जो सेक्रेटरी था इससे मिला कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, लंदन में, ठीक है, इंग्लैंड में। तो उसके बाद इसने डिमांड किया कि जो इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज हो काउंसिल्स में, और दूसरा इसने ये बोला कि मतलब जो इंडियंस को है काफी एक तो रिप्रेजेंटेशन का बोला, और दूसरा ये कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए। तो फाइनली कुछ रिफॉर्म्स आई फिर 99 में, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं। तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स में अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट हमें आता है वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स में क्या क्या दिया गया फिर, ठीक है। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया गया, एक तो दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट किनको, मुस्लिम्स को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स किस में दिए गए थे, तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स में। तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे ये बोलते हैं कि दैट इट बिकेम द डिटरमिनेंटल स्टेप लेटर ऑन, जिससे पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया। तो फाइनली इसने कुछ वोटिंग राइट्स भी दे दिए, मतलब मेंबर्स को इलेक्शंस का हक दे दिया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड कम्युनिटी, ठीक है, क्लास और कम्युनिटी के बेसिस पे इसने वोटिंग राइट्स दे दी है। और उसके बाद क्या किया इसने, इंक्रीज कर दी रिप्रेजेंटेशन, किनकी, इंडियंस की, कहाँ पे, गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव थे उसमें से, उन बॉडीज में से जो है इंक्रीज कर दी इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो नाउ वी विल सी दैट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स फर्स्ट टाइम, बिल्कुल ठीक है। इलेक्शंस टू द काउंसिल वाज बेस्ड ऑन क्लास एंड कम्युनिटी, और ये भी ठीक है। सो दोनों ऑप्शन जो है ठीक है, ठीक है। सो वी विल सी दैट इसका आंसर जो है इट इज सी पार्ट, बोथ 1 and 2, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। द सिमिलर डेपुटेशन लेड बाय आगा खान मेट लॉर्ड मिंटो हु वाज, ठीक है। तो देखिए, सीधे आप याद रखना, अगर हम
यहाँ पे याद रखें इसको सीधे नाम से ही, मॉर्ली, दूसरा नाम है यहाँ पे मिंटो। ठीक है, तो मॉर्ली कौन था? ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब ब्रिटिश ने इंडिया में लाया था? बाय द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस जो था 1858, उसके बाद। ठीक है, तो ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो मिंटो जो था ही वॉज द वाइस रॉय। ठीक है, वाइस रॉय। तो फाइनली जो इसका ये है आंसर इज मिंटो, ही वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, नो, उसके बाद हाँ, अगर कभी आए कि मतलब मॉर्ली से कौन मिला था, तो मॉर्ली से मिला था गोपाल कृष्ण गोखले। तो इंडिया मॉर्ली से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, और ये जो मिंटो से कौन मिले थे? दिस सिमला डिप्यूटेशन, या हम बोल सकते हैं मुस्लिम्स, मुस्लिम्स की डिमांड्स के लिए मिंटो से मिले थे। और जो दिस कांग्रेस है वो मिली थी किससे? दैट मॉर्ली से। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। द अंजुमन मोहसिबान वतन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अब मैंने अभी आपको बोला था कि मतलब हमारा, अगर हम ब्रॉडली अब फेजेस को देखें, देखिए पहले हमारा आता है 1885 से, अगर हम बात करें कांग्रेस की, पहले आता है हमारा मॉडरेट फेज। तो मॉडरेट के बाद हमारा आया 1905 के बाद कौन? एक्सट्रीमिस्ट, मतलब एक्सट्रीमिस्ट डोमिनेट रहे। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें एक्सट्रीमिस्ट के बाद कुछ टाइम रेवोल्यूशनरीज डोमिनेट रहे। ठीक है, आफ्टर 1907। ठीक है, 1907। तो रेवोल्यूशनरीज में जैसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, मैंने आपको बोला रास बिहारी घोष। ठीक है, इसी तरह अजीत सिंह थे। ठीक है, सचिन सन्याल थे। तो ये पहला फेज है रेवोल्यूशनरीज का। और दूसरे फेज में फिर आए थे वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ठीक है, तो इसमें जो थी एक ऑर्गेनाइजेशन थी अंजुमन मोहसिबान वतन, ये बनाई थी किसने? अजीत सिंह ने। तो ही वॉज द अंकल ऑफ होम भगत सिंह। ठीक है, तो भगत सिंह की ये चाचा थे, तो उसने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी पंजाब में, अंजुमनी मोहसिबानी वतन। ठीक है, तो आंसर इज ए पार्ट अजीत सिंह। उसके बगैर और कुछ अगर आप देखोगे, देखिए अब यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरीज में आते हैं, कुछ पार्टीज तो बनी थी, जैसे अगर आप देखोगे इन दैट बंगाल कुछ पार्टीज थी, कुछ पार्टीज महाराष्ट्र में बनी थी, और कुछ पार्टीज पंजाब में बनी थी। ठीक है, तो बंगाल में जैसे अगर आपको पता होगा अनुशीलन समिति। ठीक है, अनुशीलन समिति एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो बनी थी कहाँ? बंगाल में। महाराष्ट्र में एक थी, उसको बोलते हैं हम रामोसी पीजेंट फोर्स, रामोसी पीजेंट फोर्स। और पंजाब में हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे मैंने आपको अभी बोला दिस अंजुमानी मोहसिबानी वतन, तो ये बनाई थी अजीत सिंह ने। ठीक है, तो आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा देखिए, ब्रॉडली इनको पढ़ लीजिए, और इन्हीं से जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है देन डेफिनेटली यू विल फाइंड जीएस वेरी इजी। ठीक है, now let's move on to the next section. Question number 13. The first hunger strike by Gandhi is related to which of the following? ठीक है, तो यहां पे हमें जो बोला गया है दैट इज अबाउट द हंगर स्ट्राइक। ठीक है, पहला ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, रौला सत्याग्रह। तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जब गांधी इंडिया में आए थे, पहले हमें पता है कि उसने काम कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में उसने बनाया था दैट, उसको हम बोलते हैं, एक तो उसने इंडियन ओपिनियंस एक जर्नल निकाला था, और दूसरा उसने बनाया था वहां पे नेटल कांग्रेस। क्या बनाया था? नेटल कांग्रेस। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। इन ऑर्डर टू फाइट द रेसिज्म देयर, क्योंकि गांधी ने वहां बहुत सारा रेसिज्म देखा, तो उसको काउंटर करने के लिए उसने नेटल कांग्रेस बनाया और एक जर्नल निकाला दैट इज कॉल्ड इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो उसके बाद जब गांधी 1915 में इंडिया एंटर कर जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वहां से उसकी स्ट्रगल शुरू होती है। तो पहले एक जो हमें पता है चंपारण सत्याग्रह हम उसको बोलते हैं। ठीक है, चंपारण 1915। तो यहाँ पे फार्मर्स का इंडिगो पे जो है, मतलब उनको फोर्स किया जाता था इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए, तो उसके लिए उसने एक मूवमेंट चलाया दैट्स कॉल्ड चंपारण सत्याग्रह। तो आपको पता होगा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज बेस्ड ऑन सत्याग्रह, दैट मीन्स ट्रुथ पे। ठीक है, और नॉन वायलेंस। ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस पे बिलीव करता था, लेकिन वायलेंट मेथड्स पे गांधी बिलीव नहीं करता था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, मतलब पहली बार जो है सिविल डिसोबीडियंस हुई थी। ठीक है, मतलब सिविलियंस को गांधी ने प्रोसीड किया कि आप ये जो है इंडिगो कल्टीवेट मत करो, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने उसमें कुछ कंसेशन दे दी। ठीक है, फाइनली चंपारण के बाद दूसरा आता है हमारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है,
अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। इसमें जो है देखिए वर्कर जो थे अहमदाबाद मिल के, इनको एक जो है प्लेग बोनस, मतलब प्लेग जो आया था उसके बाद इनको बोनस मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। प्लस ये अपनी वेजेस बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है, वॉर टाइम इन्फ्लेशन, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसके बाद ये अपना जो है जिस ये मांग रहे थे कि मतलब हमें अपना जो दिस वेजेस है वो इंक्रीज की जाए अप टू 50%। फाइनली इसमें कुछ जो है गांधी ने इंटरवीन किया और उसने मतलब इसमें फास्ट किया, हंगर स्ट्राइक की, ठीक है। तो दिस इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो 50% के बजाय फिर लास्ट में कंप्रोमाइज हुआ कि 35% वेज हाइक होगा। तो इट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो तीसरा हमारा है, इसमें देखिए यहाँ पे नाम आता है दिस खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो ये गुजरात में, अगर आपको पता होगा, ड्राउट आया था और उस वजह से क्या हुआ था कि क्रॉप्स जो है फेल हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है फार्मर्स, एक रेवेन्यू कोड था जिसमें ये था कि अगर 1/4 से लेस प्रोड्यूस हो, देन दैट मीन्स कि रेवेन्यू कोड के मुताबिक अगर आपका मतलब क्रॉप जो फेल है इतनी हो जाए तो आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन उसके बाद अथॉरिटीज ने ये बोला कि नहीं, आपको टैक्स देना है, और लैंड इज कन्फिस्केट कर दी। तो इसमें इसने जो है वहां पे हमने बोला फर्स्ट दिस फर्स्ट सिविल disobedience इन चंपारण, देन इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। देन अगर हम तीसरी बात देखें, ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, ठीक है, इस खेड़ा सत्याग्रह में, ठीक है। नाउ जो रौलाट सत्याग्रह है ये लास्ट में चली थी फिर, अबाउट जब ये दिस अगर आप रौलाट सत्याग्रह को देखोगे, ठीक है, ये इस पे चला था कि एक एक्ट लाया था ब्रिटिश ने, उसको बोलते हैं रौलाट एक्ट, ठीक है। तो उसमें जो है ये कहा गया था कि मतलब जो दिस सिडेशियस पर्सन हो उनको ट्रायल किया जाएगा विद, मतलब उनको डिपोर्ट किया जाएगा विदाउट ट्रायल फॉर 2 इयर्स, ठीक है, जैसे आज का यूएपी है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, द कमिटी टू चेक पंजाब रॉन्ग्स वाज, ठीक है। तो पंजाब रॉन्ग्स आपको पता होगा, पंजाब रॉन्ग हम किसको बोलते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर को, ठीक है, जी बाग मैसेकर, ठीक है। तो ये 1919 में हुआ था, अप्रैल 13 को, ठीक है, अप्रैल 13 को, कहाँ पे, पंजाब में। तो इसमें जो है जनरल डायर जो है वो उसने ऑर्डर किया था फायरिंग को। तो उसके बाद जो है उस पे काफी जो है वो मातम मचा इंडिया में, कि आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो है नाइटहुड वो डिनाउंस कर दी, गांधी ने अपना जो केसरी हिंद है उसको डिनाउंस कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसमें एक कमिटी बिठाई थी ब्रिटिश ने, दैट इज कॉल्ड हंटर कमिटी, ठीक है, हंटर कमिटी। इसको हम प्रोटेक्शन ऑफ इंक्वायरी कमिटी भी कहते हैं। तो उसके बाद जो है इसमें इस हंटर कमिटी के जरिए ये कहा गया था कि मतलब इसके इसने मतलब इसको ये काम दिया गया था कि आप ये रीजन चेक करो वेदर डायर इज रेस्पॉन्सिबल और नॉट। लेकिन बाद में अगर आपको पता होगा इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है जनरल डायर जो है, हालांकि हंटर कमेटी ने फिर लास्ट में एक्सेप्ट किया कि हाँ इसने गलत किया, मतलब ऐसा इसको नहीं करना था कि इसने जो है शूट किया, ठीक है। लेकिन जो लॉर्ड ऑफ हाउसेज, लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड, सॉरी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन ब्रिटेन था, उसने उसको कंडेम नहीं किया। इंस्पाइट जो है फिर डायर को यहाँ इंग्लैंड इंडिया से निकाल के इंग्लैंड वो वापस चला गया और उसको फिर वो आर्मी पेंशन भी मिला, ठीक है। तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उसके खिलाफ नहीं हुई। सो दैट इज नंबर ए, हंटर कमिटी, ठीक है। तो अगर आप ये लिलिंथगाओ कमिटी, सिडनी कमिटी, ली कमीशन, ये है आफ्टर जो 1927 का मतलब ये थे, जो हम 1927 में हमारे पास कुछ इवेंट्स हुए थे, तो उनमें ये कुछ कमिटी जो है एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15, द रौलात एक्ट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है। तो रौलात एक्ट किसका एक्सटेंशन था, ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट 1915, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट 1916, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट 1919 एंड डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट 1920, ठीक है। तो इसका जो देखिए जो रौलात एक्ट है, इसमें आपको पता होगा क्या कहा गया था रौलात एक्ट में, ये था कि मतलब इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट कब तक, 2 इयर्स के लिए, विदाउट विदाउट ट्रायल, ठीक है। मतलब अगर गवर्नमेंट किसी को सस्पेक्ट करती दैट ये एंटी नेशनल है या ही इज सिडेशियस, ठीक है, मतलब तो उस क्राइम में उसको रिपोर्ट किया जा सकता था फॉर 2 इयर्स विदाउट
ट्रायल, मतलब कोई केस वेस, कोई बेल वेल उसमें नहीं थी। तो ये था अबाउट द रौलात एक्ट। तो ये जो था 1919 में लाया गया था, और इसमें जो था डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट 1915 का ये एक्सटेंशन था, ठीक है। तो डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट जो था, इसमें भी यही था कि मतलब जो आर्म्स है उसके रिलेटेड था, ठीक है, मतलब उसी का एक्सटेंशन जो था फिर दैट वाज रौलात एक्ट। तो रौलात एक्ट को किस कमिटी की बेसिस पे लाया गया था, दैट इज कॉल्ड सर सिडनी, ठीक है। तो ये ब्रिटिश रिटायर्ड जज थे, तो उसकी रिकमेंडेशंस पे रौलात एक्ट लाया गया था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज एमसीक्यूज। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। तो कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।